न्यूक्लियर केमिस्ट्री के इस कोर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर न्यूक्लियर साइज क्या होता है और न्यूक्लियर शेप क्या होती है। उसके बाद आपने सीखा कैसे आप लोग अपने न्यूक्लियर को क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर आप लोग उसको क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेस ऑफ स्टेबिलिटी कि आखिर स्टेबल न्यूक्लियर क्या होता है और अनस्टेबल न्यूक्लियर क्या होता है। उसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे कि आखिर किन किन फैक्टर्स के ऊपर आपके न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और n/p रेशो क्या होता है। n/p रेशो को आप लोग पढ़ रहे थे विद द हेल्प ऑफ सीग्रे प्लॉट। कुछ बातें हम लोग कर चुके हैं, कुछ बातें हम लोग करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 5 of न्यूक्लियर केमिस्ट्री। हम लोग 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर n/p रेशो क्या होता है। आप n/p रेशो एक्सप्लेन करते हो विद द हेल्प ऑफ सीग्रे प्लॉट। सीग्रे प्लॉट के अंदर आपके पास एक स्टेबिलिटी बेल्ट थी, आपके पास n और p के बीच में ग्राफ था, बीच में आपके पास एक बेल्ट होती थी। यानी कि अगर आपके न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो वो उस बेल्ट के ऊपर ही लाई करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है जिसका n/p रेशो इस बेल्ट के ऊपर लाई कर रहा है तो वो न्यूक्लियस खुद से अपने आप से कुछ ऐसे डिके करता है कि वो उस बेल्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। अगर आपका n/p रेशो ऐसा है कि वो बेल्ट के नीचे लाई कर रहा है तो वो न्यूक्लियस खुद से ही ऐसे कुछ डिके करने की कोशिश करता है कि वो n/p रेशो को इंक्रीज करेगा और बेल्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। तो कैसे आप लोग n/p रेशो को डिक्रीज कर सकते हो, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। बीटा नेगेटिविटी मैंने बताया था और साथ में आपको कुछ बातें और भी बताई थी। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास के अंदर कि अगर आपका n/p रेशो बेल्ट के नीचे है तो कैसे ये अपने आप से इंक्रीज हो सकता है। तो n/p रेशो को इंक्रीज करने के लिए आपके पास दो चीजें हैं। पहला आप लोग क्या करो, आप लोग n/p रेशो के अंदर से n को इंक्रीज कर दो, आपका n/p रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। या फिर आप लोग p को डिक्रीज कर दो, आपका n/p रेशो तब भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब प्रोटॉन को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना मुश्किल होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को आप लोग कर सकते हो लेकिन हम लोग उसको भी इंक्रीज नहीं करेंगे, उसको इंक्रीज डिक्रीज करने के अंदर भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है, आपका इंटर कन्वर्जन हो रहा होता है, आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है या फिर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अगर आपको अपने n/p रेशो को इंक्रीज करना है, बेल्ट की तरफ मूव करना है, तो आपके प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होना पड़ता है। इसको आप लोग क्या बोलते हो, पॉजिट्रॉन एमिशन बोलते हो। इसको हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन अब यहां पर एक बात समझने की है कि अगर आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होगा तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको कूलम्बिक पोटेंशियल के क्रॉस करके ये चीज करनी पड़ेगी, उसको फाइट करना पड़ेगा उस पोटेंशियल के साथ। यानी कि जब प्रोटॉन आपका न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसको कुछ एनर्जी चाहिए होती है। कितनी चाहिए होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा नहीं चाहिए होती है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हैवियर न्यूक्लियस के अंदर ही आप लोग इसको डीके को देख सकते हो। लेकिन अगर आपके पास लाइटर न्यूक्लियर हुआ तो उस केस के अंदर आप लोग कैसे n/p रेशो को इंक्रीज करोगे, तो वहां पर आपके पास एक और चीज आती है, दैट इज ऑर्बिटल और k इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और यहीं से हम लोग अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। व्हेन सफिशिएंट एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन, द न्यूक्लियस मे कैप्चर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नियरेस्ट शेल, द मोर ऑफन फ्रॉम द k शेल। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपके पास क्या होने वाले, प्रोटॉन भी होने वाले, पास क्या होने, न्यूट्रॉन भी होने वाले हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपका प्रोटॉन खुद से न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट होना चाहता है, लेकिन इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की पॉजिट्रॉन एमिशन करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये एनर्जी नहीं होती, क्या करता है ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर यहां पर कैप्चर कर लेता है। और जैसे ही आपका प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, बस क्या बन जाती है, यहां पर न्यूट्रॉन की फॉर्मेशन हो जाएगी। साथ में लोग यहां पर रिलीज करते हो, न्यूट्रॉन पार्टिकल रिलीज करते हो जस्ट टू बैलेंस द न्यूक्लियर स्पिन स्टेट। उसके बाद अगर आपके पास ये इक्वेशन हो गई तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है, प्रोटॉन आपके पास डिक्रीज हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल आपका जो n/p रेशो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है वो अब स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपका एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, जैसे कि मान लो आपके पास यहां पर क्या न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, तो आपके पास यहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है शेल के अंदर। अब क्योंकि इस शेल के अंदर एनर्जी सबसे कम होती है तो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि उनकी एनर्जी सबसे कम हो, तो क्या होने वाला है कि आपके पास जो बाहर वाली शेल होती है इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या आता है, इस वैकेंसी के अंदर आ जाता है। और जब भी आपका इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में जाएगा तो एनर्जी को रिलीज करता है। तो यहां पर बस क्या हो जाती है, एक्स रेज आपके पास यहां पर रिलीज हो सकती है। ड्यू टू कैप्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम k shell a vacancy is created. This vacancy is filled by electron jumping from higher shell. Such transition from higher shell to lower shell produce characteristic x-rays. अगर आपको कहीं पर भी x-ray की जरूरत पड़ती है तो आप लोग इस टाइप के न्यूक्लियस का यूज करते हो, क्योंकि उस टाइप के न्यूक्लियस के अंदर ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा आपके पास एक्सरेज बाहर निकल जाएगी और उस एक्सरे को आप लोग एज ए सोर्स यूज कर सकते हो अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। तो इन चीजों का हम लोग वहां पर भी यूज कर सकते
सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एक एग्जांपल कि अगर आपके पास यहाँ पर मैंगनीज का न्यूक्लियाई होता है तो इसका जो n/p रेशो आपके पास होने वाला है वो क्या होने वाला है, बहुत ही कम होता है। ये क्या करेगा, आपके पास स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। कैसे कर सकता है, इसको चाहिए एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर इतनी एनर्जी होगी तो इसका एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इतनी एनर्जी नहीं दोगे तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा और क्रोमियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या निकाल देगा, यहाँ से एक्स रेज को निकाल देगा। जस्ट टू बैलेंस द स्पिन सेट आप लोग यहाँ पे क्या लगाते हो, न्यूट्रॉन पार्टिकल को भी लगाते हो। तो इस टाइप से आप लोग अपने एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए। आप लोग पढ़ चुके हो कि मास डिफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है और n/p रेशो क्या होता है। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है कि आखिर पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर आपको मास डिफेक्ट आता है तो आपको पैकिंग फ्रैक्शन भी आता है, जस्ट उसका उल्टा ही है। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, विद द डेवलपमेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द एटॉमिक मास वेरी प्रिसाइजली। अब क्योंकि आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ चुकी थी उस टाइम के ऊपर, जैसे ही मास स्पेक्ट्रोमेट्री आई तो आप लोग अब न्यूक्लियस के मास को बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल प्रिसाइजली आप लोग उसको मेजर कर सकते हो। और जैसे ही आपने उसको मेजर किया तो आपके पास वो फ्रैक्शन के अंदर निकलने लगा। लेकिन आप लोग कह रहे थे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास इंटीजर्स ही हो सकते हैं, तो आपके पास मास भी क्या होना चाहिए था, इंटीजर ही होना चाहिए। लेकिन वो आपके पास फ्रैक्शन के अंदर निकलने लग गया। ये बातें आप लोग पहले भी कर चुके, जब आप लोग क्या पढ़ रहे थे, मास डिफेक्ट पढ़ रहे हैं। वहां पर क्या कह रहे थे कि आपके पास जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं, जो न्यूट्रॉन है, जो प्रोटॉन है, उनका अगर आप मास को ऐड करोगे और आप लोग अपने न्यूक्लियस के मास को लेकर आओगे तो उसमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके डिफरेंस को आप लोग क्या बोलते हो, मास डिफेक्ट बोलते हो। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होता है उतना ही ज्यादा आपके पास वो न्यूक्लियस स्टेबल होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी हो जाती है। तो सेम बात है यहां पर भी बोली गई है। एस्टन नोटिस दैट इन मोस्ट केसेस देयर वाज स्लाइट डेविएशन फ्रॉम द नियरेस्ट होल नंबर और कंप्लीट होल नंबर रिप्रेजेंटिंग द मास नंबर। अगर आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस है, इसके पास मान लो 20 प्रोटॉन है, पास यहाँ पर क्या है 20 न्यूट्रॉन है, पास क्या है 20 प्रोटॉन है, तो इसका मास आपके पास 40 आना चाहिए था, लेकिन 40 नहीं आ रहा है, ये इससे कुछ कम आता है। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 39.7 आ जाएगा, 39.8 आ जाएगा। यानी कि आपके पास ये मास क्या आने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा कम आने लग जाता था। जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा था, उस नियरेस्ट होल नंबर से थोड़ा सा क्या था, कम था। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डेविएशन फ्रॉम द नियरेस्ट होल नंबर वेरीज फ्रॉम न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस एंड डेविएशन वाज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। मास डिफेक्ट के अंदर भी आपने कहा था कि हर एक न्यूक्लियस के लिए आपके पास जो मास डिफेक्ट होता है क्या होता है, अलग अलग होता है। सेम चीज यहां पर एस्टन ने भी कहा कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड आ रहा था डेविएशन का, वो क्या आ रहा था, बस अलग अलग आ रहा था, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए। और इसका फॉर्मूला उसने क्या दिया, फॉर्मूला आपने यहां पर दिया, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूक्लियस के मास, न्यूक्लियर मास जो आपने क्या निकाला है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकाला है, माइनस मास नंबर, उसका मास नंबर क्या है। अब आपको पता है मास डिफेक्ट से कि अगर आप लोग न्यूट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास को ऐड करोगे तो आपके पास वो मास ज्यादा आता है आपके एक्चुअल मास से। यानी कि ये वाली वैल्यू आपके पास कम होने वाली है, ये वाली वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है। ये कम वैल्यू रहेगी आपके पास और ये आपके पास क्या रहेगी, ज्यादा वैल्यू रहेगी। और अगर आप लोग कम के से ज्यादा को माइनस, आपके पास क्या निकलने वाला है, नेगेटिव क्वांटिटी आपके पास निकलने वाली है। इसका मतलब अगर आपके न्यूक्लियस को स्टेबल होना है तो उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन आप लोग निकालते हो पर न्यूक्लियन से, इसलिए आप लोग क्या करते हो, मास नंबर से उसको डिवाइड भी करते हो। अब क्योंकि आपके पास ये डेविएशन बहुत छोटा होता है, उसके बाद आप लोग इसको करोगे मास नंबर से डिवाइड, तो आपके पास ये नंबर क्या आएगा, बहुत छोटा निकल कर आ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि इसके नंबर की थोड़ी वैल्यू को इंक्रीज करें, मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 रेज़ टू द पावर 4 से, और आपका जो फॉर्मूला बन जाता है आपके पास PF इज इक्वल टू न्यूक्लियर मास माइनस का मास नंबर डिवाइड बाय मास नंबर इनटू में 10 रेज़ टू द पावर 4। ये 10 रेज़ टू द पावर 4 मैंने इससे लगाया ताकि आपके पास जो वैल्यू निकल कर थोड़ी सी बड़ी निकल कर आ जाए, वरना वैल्यू आपके पास बहुत ज्यादा छोटी निकल कर आएगी, क्योंकि ये आपके पास क्या होता है, बहुत कम होता है। उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं मास नंबर से, आपके पास क्या हो जाएगा, और भी कम हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, उसको 10 रेज़ टू द पावर 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल एंड थस टू मेक इट सिग्निफिकेंट वी मल्टीप्लाई इट बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। वो इसको किसी और से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, तो उसने 10 रेज़ टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हम भी उसको 10 रेज़ टू द पावर 4 ही लेकर यहां पर पढ़ रहे हैं। उसको मैंने यहां पर लिखा हुआ है नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन मींस दैट देयर इज अ लॉस ऑफ मास व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी, जो कि आपकी क्या होती है, एनर्जी कन्वर्ट, उसमें क्या बोल रहा था, बाइंडिंग एनर्जी बोल रहा था। तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी नेगेटिव आपके पास क्या होने वाली है, पैकिंग फ्रैक्शन होने वाला है। तो अभी मैंने कहा कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, दैट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियस। इसको मैं क्या बोलता हूं, बाइंडिंग एनर्जी ही बोलता हूं। जनरली न्यूक्लियाइड हैविंग पॉजिटिव एंड जीरो पैकिंग फ्रैक्शन शुड नॉट बी स्टेबल, बट सम लाइटर न्यूक्लियाइड हैविंग जीरो और पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन आर नोन टू बी स्टेबल, विच इज फर्दर एक्सप्लेन बाय ओडो रूल। अब जैसे कि आप लोग पढ़ रहे थे मास डिफेक्ट के अंदर, आपने क्या कहा था कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर कुछ न्यूट्रॉन है, उसके अंदर कोई प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है आपके उस न्यूक्लियस से। अब ये जो मास में डिफरेंस है आपके पास, ये क्या होता है, एनर्जी की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और आपके पास क्या होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी होती है। अब अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन
नेगेटिव है या फिर आपका पैकिंग फ्रैक्शन जीरो है, इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं आपका पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, जीरो है, तो आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास भी और आपके न्यूक्लियस का मास भी क्या है, सेम है। अगर उनका मास सेम हो जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी कहां से आएगी? और अगर बाइंडिंग एनर्जी नहीं होगी तो आपका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कहा गया कि कुछ ऐसे लाइटर न्यूक्लियाई मिलते हैं जिनका पैकिंग फ्रैक्शन जीरो होता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो भी पास क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जिसको आप लोग फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर रूल। ये ऑर्डर रूल क्या होता है इसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, इसी लेक्चर में मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं कि आखिर सिग्निफिकेंस क्या है पैकिंग फ्रैक्शन का। प्रेडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी रीजन इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। अगर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मैं बता देता हूं मास नंबर, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग मास नंबर की हेल्प से बता पाओगे कि आपके पास ये स्टेबल है या फिर आपके पास ये स्टेबल नहीं है। इसका एक ग्राफ आया था, उस ग्राफ के बेसिस के ऊपर बताते हो कि ये स्टेबल होने वाला है या फिर आपके पास स्टेबल नहीं होने वाला है। और उस ग्राफ के अंदर एक्स एक्सिस के ऊपर पास क्या होता है, मास नंबर ही होता है। इफ वी इग्नोर द पोर्शन ऑफ द कर्व फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, इट इज सीन दैट द कर्व गेट मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन द रेंज ऑफ मास नंबर 50 एंड सच न्यूक्लियाइड्स आर मोस्ट स्टेबल वन एंड हाईली अबंडेंट इन नेचर। पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ग्राफ आपके पास कुछ इस टाइप का होता है। वाई एक्सिस के ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पास क्या होता है, मास नंबर होता है। इसमें क्या करता हूं, ए से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ये एक ग्राफ होता है पैकिंग फ्रैक्शन वर्सेस ए के बीच में, यानी कि आप लोग ए को देखकर ये बता पाओगे कि आपका न्यूक्लियस स्टेबल है या फिर नहीं है। अब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आपके पास होती है पैकिंग फ्रैक्शन की, उतना ही ज्यादा आपके पास जो न्यूक्लियस है वो क्या होने वाला है, स्टेबल होने वाला है। यानी कि जिस वक्त आपका पैकिंग फ्रैक्शन यहां पर नेगेटिव के अंदर होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा स्टेबल। और इस ग्राफ के हिसाब से देखा गया है कि ये सबसे ज्यादा नेगेटिव कब आपके पास मास नंबर क्या होता है, 50 करीब होता है, 50 होता है, 51 होता है, 52 होता है, 56 होता है। और इसीलिए अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके पास जो आयरन है, जो कोबाल्ट है, जो निकल है, जो क्रोमियम है, ये आपके पास सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए आपके पास ये क्या होता है, सब ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इस ग्राफ से आप लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब यहां पर इस ग्राफ में ये देखा जा रहा है कि अगर आपके पास यहां पर लाइटर एलिमेंट होंगे, यानी कि जिनका आपके पास जो ए नंबर पास क्या होता है, कम होता है, उस केस के अंदर आपके पास ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, या तो जीरो हो जाएगा या फिर आपके पास वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि लाइटर न्यूक्लियस आपके पास स्टेबल नहीं होने चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि कुछ लाइटर एलिमेंट जो कि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है इस ग्रीन लाइन से, जैसे कि मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर रखा है हीलियम 24 को, कार्बन 612 को और ऑक्सीजन 816 को, ये आपके पास क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इनको आप लोग बाद में एक्सप्लेन कर सकते हो ऑर्डर रूल से, इसको पढ़ने वाले हम लोग आज की इस क्लास के अंदर। बाकी बेसिकली वापस क्या होता है कि अगर आपका यहां पर ये मास नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो आपके पास ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाता है। ऑटोमेटिकली स्टेबल क्यों होता है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आखिर न्यूक्लियर मॉडल क्या क्या होते हैं। जिस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करते हो कि मान लो अगर आपके पास यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो आप लोग क्या करते हो, उसको 1s2 करते हो, 2s2 करते हो, 2p6 कर देते हो, आपके पास यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन की फीलिंग हो गई। सेम उस तरीके से आप लोग न्यूट्रॉन्स की फीलिंग भी करते हो, आप लोग प्रोटॉन की फीलिंग भी करते हो। ये आपको कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है मॉडल से। मॉडल हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक पास ये है कि आखिर न्यूक्लियर मॉडल कौन कौन से हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। तो इस ग्राफ को आप लोग समझ गए होंगे। मैं वापस से आपको उस लाइन को दोबारा से पढ़ता हूं कि उस लाइन के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, प्रेडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी रीजन इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। इफ वी इग्नोर द पोर्शन ऑफ द कर्व फॉर द लाइटर न्यूक्लियाई, इट इज सीन दैट द कर्व गेट मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू इन द रेंज ऑफ मास नंबर 50 एंड सच न्यूक्लियाइड्स आर मोस्ट स्टेबल वन एंड हाईली अबंडेंट इन नेचर। तो सेम उस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई को भूल जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर इसको इग्नोर कर दूंगा, तो आप लोग देखोगे कि मैक्सिमम जो नेगेटिव वैल्यू आपके पास कहाँ मिल रही है, वो जब आपके पास एटॉम नंबर कितना होता है, 50 के आसपास होता है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पर सेम लिखी हुई जो मैंने बताई थी, वो मैंने यहाँ पर उस तरह से ग्राफ बनाया हुआ है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे आप लोग यहाँ प्रेडिक्शन करते हो फ्यूजन का या फिर करते हो फ्यूजन का। इस ग्राफ से ही आप लोग उसको समझ सकते हो। मान लो कि आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसका पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है। यानी कि आपके पास यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ये लाइन आपके पास इस तरीके से बाद में इंक्रीज होती रहती है। मान लो आपके पास यहाँ पर कोई हैवियर न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर क्या है, बहुत ज्यादा है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने निकाली पैकिंग फ्रैक्शन क्या निकल आएगी, ये पॉजिटिव निकल कर आएगी। अब अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ये अनस्टेबल है। तो क्या करेगा, ये नेगेटिव तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और अगर इस हैवियर न्यूक्लियस को अपनी पैकिंग फ्रैक्शन को नेगेटिव करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, लाइटर यानी कि अपने मास नंबर को कम करना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, आपके पास नेगेटिव के अंदर जा सकता है। तो अगर एक हैवियर न्यूक्लियस को लाइटर के अंदर कन्वर्ट होना होता है तो आप लोग क्या करते हो, फिजन को पढ़ते हो। सेम उस तरीके से अगर आपके पास कुछ ऐसे एटम्स होंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जिसका मास नंबर बहुत ही कम होता है, जैसे ही आपके पास मास नंबर कम होगा तो आपके पास ये क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, नेगेटिव तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और नेगेटिव का मतलब आपके पास यहाँ पर क्या होने वाला है कि इसको अपना मास नंबर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और जब आपके पास एक लाइटर न्यूक्लियस हायर न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट, मैं क्या बोलता हूं, फ्यूजन बोलता हूं। तो अगर आपके न्यूक्लियस इस रीजन के अंदर, तब लोग यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा फ्यूजन। और अगर आपके पास न्यूक्लियस इस रीजन में, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फ्यूजन देखने को मिलेगा। तो इस ग्राफ से आप लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि आपके पास फ्यूजन होने वाला है या फिर आपके पास फ्यूजन होने वाला है। न्यूक्लियाइड्स हैविंग हाई पैकिंग फ्रैक्शन यानी कि पॉजिटिव मूव टुवर्ड्स लोअर
पैकिंग फ्रैक्शन, अगर आपके पास लाइटर एलिमेंट होगा तो वो कैसे कर सकता है, वो थ्रू फ्यूजन कर सकता है। अगर आपके पास हैवी एलिमेंट तो क्या करेगा, थ्रू फ्यूजन करेगा। तो इस चीज को भी आप लोग समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीरियड व्हिच इज ड्रॉन बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड मास नंबर। और ये ग्राफ किसने दिया था, ग्राफ आपको दिया था एस्टन ने। फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि आखिर ऑर्डर रूल क्या होता है। तो ऑर्डर रूल बेसिकली वही जो मैं बताया था अभी आपको, न्यूक्लियेट्स सच एज कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, हीलियम 24 आर फाउंड टू बी स्टेबल डिस्पाइट ऑफ हैविंग जीरो और पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन वैल्यू दैट मे बी एक्सप्लेन बाय ऑर्डर रूल एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अगर आपके पास जो ये मास नंबर होता है अगर ये आपके पास 4 से डिविजिबल होगा तो उस केस के अंदर आपके पास जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास स्टेबल हो जाता है। इफ द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड इज ए मल्टीपल ऑफ 4 देन दे आर मोर अबंडेंट देन देयर इमीडिएट नेबर्स। सच न्यूक्लियाइड्स आर डिस्क्राइब्ड अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियाई। जैसे कि आपके पास जो ये हीलियम का पास क्या होता है, आपके पास अल्फा पार्टिकल ही होता है और अल्फा पार्टिकल आपके पास बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, इनका आप लोग बहुत ज्यादा यूज भी करते हो। दिस रूल इलस्ट्रेट द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन कॉम्बिनेशन एंड डिस्क्राइब्ड बाय ओडो। अगर आपके पास 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन हो जाएंगे, आपस क्या होता है जब आप लोग उसको अरेंज करोगे, कन्फिगरेशन उसको बनाओगे तो आपके पास वहां पर स्टेबिलिटी बन जाती है। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके पास मास नंबर 4 से डिविजिबल होता है तो उस केस के अंदर आपका वो लाइटर न्यूक्लियर क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर न्यूक्लियर मॉडल क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। इन न्यूक्लियर केस द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज नॉट वेल अंडरस्टूड। आपके पास जो न्यूक्लियस है इसमें पास क्या होने वाले हैं, न्यूट्रॉन भी होंगे, पास यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो न्यूट्रॉन के बीच में और प्रोटॉन के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हमें अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। और आपके पास एक न्यूक्लियस के अंदर काफी ज्यादा न्यूट्रॉन होते हैं और काफी ज्यादा प्रोटॉन होते हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप से काम करता है हमें आज तक उसके बारे में अच्छे से नहीं पता। लेकिन आपको एटॉमिक मॉडल के बारे में काफी कुछ पता। आपको पता है कि न्यूक्लियस बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन बीच में रिपल्शन होता है, तो वहां पे काफी कुछ पता है। लेकिन न्यूक्लियस के बारे में आपको काफी कुछ नहीं पता है। वी डू नॉट हैव एग्जैक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस हैविंग Z प्रोटॉन एंड N न्यूट्रॉन दैट आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। अगर आपके पास किसी न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन होंगे और N उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे तो वो किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे होंगे उसके बारे में अभी तक आपको नहीं पता। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन दैट व्हाई सम न्यूक्लियस आर हाई स्टेबल एंड व्हाई सम आर नॉट। कुछ न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं, वो क्यों होते हैं हमें नहीं पता, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वो होते हैं। और कुछ आपके पास स्टेबल नहीं होते, उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो क्यों नहीं होते, लेकिन वो आपके पास स्टेबल नहीं होते। इसमें एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर 2, 8, 20, 50, 82 and 126 the nucleus becomes very stable. These numbers are called magic number and later on 114, 164, 184 were also included in this particular list. जैसे कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई इस टाइप का न्यूक्लियस है, मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपके पास 20 होता है। 21 मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख दिया, या आपके पास क्या है, प्रोटॉन मास नंबर है, या आपके पास क्या है, Z की वैल्यू है। तो अगर आपके पास यहाँ पर Z की वैल्यू 20 है और 20 आपके पास इस लिस्ट के अंदर आता है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। अब क्यों होता है उसके बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर 20 आ गया, यानी कि आपके पास एक मैजिक नंबर आ गया, बस क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। सेम उस तरीके से अगर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के अंदर अगर मैजिक नंबर आ गया, यानी कि 20 आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है, 20 आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है, तो बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, डबल मैजिक, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सेम उस तरीके से अगर आप बात करते हो ऑक्सीजन 816 की, तो आपके पास ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पास क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आपके पास ये क्या है, 8, ये भी इस लिस्ट के अंदर आ रहा है, ये क्या है, 8, ये भी आपके लिस्ट के अंदर क्या हो गया, आपके पास ये भी बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। और अर्थ क्रस्ट के अंदर आपके पास ऑक्सीजन 47% मिलता है। तो बेसिकली आपके पास ये न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये 8 है, ये भी आपके पास 8 है, ये लिस्ट हमने बनाई है काफी ज्यादा न्यूक्लियस को ऑब्जर्व कर, तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने होते हैं, तो उसके साथ हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ मैजिक है तो आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, अगर डबल मैजिक है तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है। डबल मैजिक मतलब कि आपके पास यहाँ पर दोनों ही आपके पास क्या करेंगे, इस लिस्ट के अंदर आपके पास वैलिड करते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपके पास न्यूक्लियस मॉडल किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आप लोग अपने न्यूक्लियस की कॉन्फ़िगरेशन करते हो। अगर आपके न्यूक्लियस के अंदर 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी फिलिंग आप लोग किस तरीके से करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको देता हूं 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो, 1s2, 2s2 और 2p6, लेकिन अगर आपको बोलूंगा इसके अंदर 10 न्यूट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है तो इसकी फिलिंग आप लोग किस तरीके से करते हो, उसके लिए भी आपको कुछ मॉडल्स गिवन है और वो मॉडल्स आपको पढ़ने हैं, उसके ऊपर से आपके पास क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस किया करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहां पर कोई नया लेक्चर अपलोड करूं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।